बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हमारा शो एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। आपकी कोर टीम जिसमें शामिल है बुशरा इकबाल हुसैन और उमैर खान आपके साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड में बड़ा ही कहना चाहिए एक ऐसा टॉपिक जिससे कि मैं और आप शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बात करना ज़रूरी थी, तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से बात की जाए। और क्योंकि टॉपिक ज़रा सेंसिटिव है, तो हमने आज के प्रोग्राम में एक गेस्ट को भी मदऊ किया है, जिनका इंट्रोडक्शन कराएंगी बुशरा। लेकिन बुशरा के पास जाने से पहले हम लिए चलते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स। हाल अहवाल जानते हैं उमैर खान का कि क्या हो रहा है अमेरिका में, और आई होप कि सब खैर खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। हाल अहवाल ठीक ठाक है। थोड़ी सी खुनकी हो गई है मौसम में, और इवन सुबह 10:30-11 बजे, खैर 11:30-12 बजे भी अगर आप बाहर जाएं तो मज़ा आता है वॉक करने का। तो हाल अहवाल ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। स्कूल चल रहा है, काम चल रहा है, अंग्रेज़ी वाला काम भी, उर्दू वाला काम भी। तो अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे तो अच्छी बात है। तो ये तो हाल है इधर का। तो देखते हैं कि बुशरा इकबाल हुसैन के क्या हाल अहवाल है। चलते हैं इस्लामाबाद में। बुशरा इकबाल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद खैरियत से है और उनकी आकर नहीं दे रही है, हम इंतज़ार में हैं। और अभी तक तो पंखे एसी चल रहे हैं। और थोड़ा-सा आज सुबह में जब मैंने अपने आप को मतलब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि उतनी स्वेटिंग नहीं है, जितनी परसों तक हो रही थी। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कहीं फ़र्क है। लेकिन उसके साथ-साथ आज की जो अच्छी बात है हमारा शो की, वो ये है कि हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और मेहमानों को हम दूर-दराज से खींच-खांच के ले आते हैं, थैंक्स टू दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट आ रही हैं, जैसा कि उस्मान ने कहा कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर बात करने के लिए बहुत हमारी अच्छी दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन और हज़रात दोनों के बारे में लिखती हैं। उनका नाम है जनाब तहरीम अज़ीम। तहरीम हमारे साथ जॉइन कर रही हैं आज बीजिंग, चाइना से। इस वक़्त हम अमेरिका, चाइना, कनाडा, पाकिस्तान इकट्ठे एक मेज़ पर मौजूद हैं। मेज़ पर एक फ़ोन पर मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद है। Thank you, जी, अस्सलाम Bushra. वालेकुम तहरीम। Walaikum Assalam. Thank you so much, Bushra, for the introduction. जी, तो फिर पहले हम कहानी सुनेंगे आज के टॉपिक को, ताकि थोड़ा-सा हम इंट्रोड्यूस करा सकें। ये वो वाला मौज़ू है जिससे मुझे लगता है कि हम सब गुज़रे हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी हवाले से। बॉडी शेमिंग, हमारे जिस्म के कद-ओ-ख़ाल, हमारे कद-काठ, हमारे रंग-रूप, हमारे वज़न को लेकर, हमारे हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, बाज़ औक़ात ये कैसा बोलते हैं, इस पर भी हम में से हर एक को कभी न कभी, कहीं न कहीं तनकीद का सामना रहा है। किसी दूसरे ने, और किसी दूसरे ने क्या, खुद हमने आईने में अपने आप को देखकर बारहा खुद पर ये तनकीद की है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये अच्छा क्यों नहीं है। तो इसी हवाले से मैंने एक कहानी आज कलमबंद की है और कहानी का उन्वान है जामिन का साया। आंगन में बच्चे जमा थे। ईद का दिन था। सभी बेहतरीन रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर खुशबाश फिर रहे थे। लड़के कुर्ता पजामा के साथ सर पर नमाज वाली टोपियां पहनकर मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे थे, तो लड़कियां बालियां सुर्ख नारंगी, हरे, पीले, गरारे, शरारे और किरण लगे दुपट्टों में तितली की तरह उड़ती फिर रही थी। सहनची में जामुन के पेड़ के साए में बस एक तन्हा बच्ची दूर खड़ी थी, जरा हटकर। लिबास तो उसने भी ज़र्क-बर्क ही पहन रखा था, मगर चेहरा झुका हुआ था और आँखों से आँसुओं की झड़ी लगी थी। ये नन्ही बुआ की बड़ी बेटी ज़ैतून बानो थी। उम्र कोई यही 9-10 के लगभग थी। इसकी उम्र की खानदान में और भी कई लड़कियां हैं, लड़के भी हैं। सभी ईद की सुबह घुल मिल गए, गप्पे लगा रहे थे। लेकिन ज़ैतून बानो ने खुद को जामुन के गहरे साए में मदगम कर रखा था और फिर वो रो भी रही थी। और उसको रुलाने वाला और कोई नहीं, खुद उसकी अपनी अम्मा यानी नन्ही बुआ थी। सब बच्चे जब उनको उनकी माएँ तैयार करवा रही थी, तो कुछ न कुछ ज़िद ज़रूर कर रहे थे। लेकिन तैयार भी हो रहे थे, क्योंकि सबने दादा जान को आदाब कहने जाना था और फिर सबको ईदी भी तो मिलनी थी। तो इसी खुशी में पूरे घर में एक रौनक का समा था। बस ज़ैतून बानो की शामत आ गई। जब उसने अम्मी जान से कहा, मुझे भी आप जैसा पीला किरण वाला दुपट्टा पहनना है। आय हाय! इस काले स्याह रंग पर पीला दुपट्टा पहनोगी तो सब कहेंगे आम के रस में मक्खी गिर गई। नन्ही बुआ अपने ही ध्यान में थी। बच्ची के नाज़ुक दिल को कितनी चोट लगी, उन्होंने सोचा ही नहीं। अच्छा ऐसा करो, गुलाबी पहन लो। वैसे तो खैर इसमें भी लगेगा, गाजर खीर में इलायची दाना पड़ा है।
वो बाकी बच्चों को तैयार करते हुए तेज-तेज हाथ चला रही थी और साथ-साथ इनकी ज़ुबान की छुरी बच्ची के दिल पर वार करती जा रही थी। वो पहले रुहानसी हुई और फिर बाकायदा रोने लगी। अम्मा को और गुस्सा आया। एक तो शक्ल चूहे जैसी, ऊपर से रो-रो कर रंग और मटियाला कर दिया है। पहन लो पीला दुपट्टा और खबरदार जो फिर मेरे पास शिकायत लाई कि सब बच्चे छेड़ रहे हैं। बहरहाल बच्ची तैयार होकर दालान में आ गई और सबसे पहली नजर उस पर पड़ी बड़े मामू की। दूर से ही देखा तो आवाज लगाए, लो जी आ गई काली भेड़ पीले पर लिए। ऐसा नहीं था कि घर के बाकी बच्चों के ऐसे मजाक नहीं उड़ाए जाते थे। नन्हे मिसबा को तो सभी कुतुब साहब की लाट कहते थे कि इनका कद जरा ऊंचा था। फखरन की छोटी को चूजा कहकर पुकारते थे और काम वाली अम्मा के बेटे को तो कट्टा कहते हुए भी नहीं चूकते थे। लेकिन जैतून बानो की शामत सबसे ज्यादा इसलिए आती थी कि बाकी बच्चों की माएँ उन्हें बचाने आ जाती और खूब फजीता करती। लेकिन जैतून की अम्मा सबके साथ मिलकर बेटी के लत्ते लेती और फिर कहती, लो भला इसमें रोने की क्या बात है, अब जो सच है वो सच है। हमारे खानदान में और तो कोई बच्चा ना तो इतना काला है ना ही इतना चिड़चिड़ा। जैतून बानो ने गोया इस हकीकत को आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करना शुरू कर दिया कि वो निहायत बदसूरत है और ध्यान अपना पढ़ाई में लगा दिया। इन्हीं दिनों इनके वालिद का तबादला दूसरे शहर हो गया तो मुश्तरका खानदान से अलग होकर जिंदगी में जरा ठहराव आ गया। अम्मा की तंजिया बातें जरा कम हुई, मगर ईद शबरात पर जब आबाई घर जाते तो माहौल बिल्कुल वैसा हो जाता। जैतून आहिस्ता आहिस्ता वहां जाने से कतराने लगी। वक्त आगे बढ़ता गया। डरी सहमी जैतून बानो ने आला तालीम हासिल की, एक कॉलेज में लेक्चरर लग गई। बस नहीं बनी तो इनकी शादी की बात कहीं नहीं बनी। अब अम्मा के कौसले और बढ़ गए। एक तो रंग वैसे दबा हुआ है, ऊपर से ऐनक लगा ली है। अये इस लड़की से कौन ब्याह करेगा इस बदसूरत शक्ल पर। रिश्ते आते मगर ना तो कोई खानदानी नजाबत देखता ना लड़की की काबिलियत या तरीका सलीका। बस देखते तो काला रंग और पलट जाते। फिर रिश्ता करवाने वालियों ने नाक में अलग दम कर दिया। आय हाय बेटी को पार्लर भेजो, अरे इसका कोई मसाज कराया करो, उसको दूध मलाई खिलाया करो। और अम्मा माजरत खाना अंदाज में बस यही कही जाती, न जाने किस पर गई है, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा भजन नहीं है। सूरत हाल नाजुक थी तो अब्बा ने अपने एक पुराने दोस्त के रंगे बेटे से रिश्ता तय कर दिया। वह मुश्किल 25 साल की जैतून को 45-50 के जब्बार से ब्याह दिया गया जिसके पहले से 2 बच्चे थे। शादी के दूसरे ही दिन जब्बार शिकवा कर रहे थे। अम्मा से कहा था कोई रंगीन कबूतरी लाना, मगर वो पकड़ लाई एक काली कलोटी कोयल। आय हाय कोयल भी जरा मलाई माँ की चाय तो ला दो, अपने रंग जैसी चाय मत लाना, घर में कुछ तो सफेद हो। जैतून बानो ने आंखों में आंसू रोके खुदा से दिल में शिकवा किया और दूध बालाई की चाय बनाते हुए अपने नसीब पर मातम करती रही। अच्छा, अब ये मैं सुन रहा था स्टोरी तो मुझे एक याद आ गया कि जिसका मैं रिसीविंग एंड पर नहीं था, मैं गिविंग एंड पर था और वो ये था मेरा बहुत ही अच्छा कज़न है, भाइयों की तरह बिल्कुल अदील और हम जब थे कितने 16-17 साल के, तो उसके काफ़ी कर्ली बाल और छोटे कर्ली बाल। हमारी कहीं होगी लड़ाई होगी या मज़ाक वग़ैरह हो रहा और अब मेरे ज़हन में आया और मैंने बर्जस्ता बस बोल दिया कि यार अदील इसके बाल देखो, हम सारे कज़न बैठे हुए थे। ऐसा लगता है किसी ने ₹1 का पटाखा लेके तुम्हारे सर पे फोड़ दिया। अब मैंने बोल तो दिया वो, मगर देन आई रियलाइज्ड कि डैड भी बैठे हुए थे, अदील के वालिद साहब भी बैठे हुए थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो फिर बाद में डैड ने मुझे बड़े प्यार से और आराम से ही स्पोक विद मी कि बरखुरदार ये बात तो बोल दी आपने कहाँ सुनी? खैर मैंने बताया और फिर ही एक्सप्लेन टू मी कि मैंने जो बात बोली है डायरेक्टली मे बी उसका उस पे असर ना हो क्योंकि हमारी इतनी अच्छी रैपोर है, मगर जो सुनने वाला है कोई और उसको क्या लगेगा या इवन अगर हमारी इतनी अच्छी रैपोर ना होती तो वो उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेता। तो दैट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि जहाँ पे आई वाज़न्ट ऑन द रिसीविंग एंड, मगर मजाक मजाक में मैंने अपनी तरफ से एक जोक मारा जो कि फिर मेरे डैड ने मुझे समझाया। तो यस, मैं इस चीज़ का जो हूँ मुजरिम ठहरा हुआ हूँ इन द पास्ट व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, आई हैड टू लर्न द हार्ड वे। तो तहरीम क्या कहेंगी आप इस बारे में, कितना रिलेट कर सकते हैं हम मुआशरे को इससे?
आई थिंक बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो जैसे उमैर ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है, ये काफ़ी एक बड़ी अनयूजुअल सा है कि कोई इसे एडमिट करे। नॉर्मली जब इन इश्यूज़ पे बात हो रही होती है तो लोग कह रहे होते हैं हाँ, हमने ये होता देखा है, हमने सुना है या हम इसके विक्टिम रहे हैं। आप हैरेसमेंट की बात कर लें, अब्यूज़ की बात कर लें या बॉडी शेमिंग भी है। बट देन यू क्वेश्चन यार करता कौन है? यहाँ पे अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 के 20 के साथ हुआ है या उन्होंने होता देखा है, कि वो नहीं है जिन्होंने किया हो। सो आई थिंक दैट्स वेरी ब्रेव टू से कि किसी भी लेवल में ये रियलाइज करना कि हाँ, मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। सो आपकी कहानी सुनते हुए मुझे काफ़ी चीज़ें याद आ रही थी कि मेरे अपने घर, मेरी अपनी फैमिली में और अपने जो हमारा माशरा हम डेली कैसे देखते हैं। मुझे याद है मेरी एक चच्ची जो है वो मेरे बालों को लेके काफ़ी बात करती थी। हम जब भी जाते थे तो वो ना, "ओह! तुम्हारे बाल लंबे नहीं होते।" मतलब होते हैं बट मेरी अम्मी कटवा देती थी। और कि गर्मियाँ आ रही हैं, बच्चों के बाल कटवा दो, ब्ला ब्ला ब्ला। वो हुँ, थोड़ी ट्रेडिशनल सोच की थी मेरी चच्ची, वो बच्चियों के बाल लंबे करने और परांदा-शरांदा टाइप। तो हमने जब जाना तो तुम्हारे बाल लंबे नहीं होते और इतने हेल्दी भी नहीं है, तो वो आपके साथ रह जाता है। फिर आई थिंक 1.5 साल पहले मैंने जो है इंडिपेंडेंट पेज पे मैंने पूरा ब्लॉग लिखा और उसमें मैंने उन्हें ही मुखातिब किया। और एक आंटी, अगर आप ये ब्लॉग पढ़ रही हैं, अगली लाइनें आपके लिए है। और वहाँ सारा मैंने एक्सप्लेन किया। इफ यू वांट मैं उसमें से पढ़ भी सकती हूँ कुछ। प्लीज प्लीज रीड कीजिए। ओके, मैं अपने मोबाइल से पढ़ के बताती हूँ। हम्म। अह, इसका टाइटल वही है जो मेरी चच्ची कहती थी, ए तुम्हारे बाल लंबे नहीं होते। अच्छा, हम लड़कियां अपने बालों के बारे में बहुत हसास होती हैं। हमें बचपन से खुद से ज़्यादा अपने बालों की फ़िक्र करनी सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे होने वाले मजाजी खुदा को अगर हमसे कोई चीज़ बांधे रखेगी तो वो बस हमारे बाल होंगे। अपने इन मजाजी खुदा की खातिर हम लड़कियां अपने बालों पर तरह-तरह के शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ हेयर मास्क लगाती हैं और जाने क्या-क्या खाती हैं। हमें भी बचपन में बहुत कुछ खिलाया गया, लेकिन हमारे बालों ने उस खुराक से ज़्यादा उन जीन्स पर इन्हिसार किया जो हमें अपने वालिद की तरफ से मिले थे। वालिदा ने फिर भी हार नहीं मानी, कभी हमारे सर पर सरसों का खालिस तेल लगातीं तो कभी तारा मीरा का। आज भी उस तेल का सोचूं तो आँखों में मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। इतने अंडे हमने खाए नहीं होंगे जितने हमारे सर पर लगाए गए। हमारे बालों का फिर भी वही हाल रहा। कुछ साल बाद बाल गिरना शुरू हो गए, बहुत जतन किए लेकिन बालों ने किसी की ना सुनी। हल ये निकाला कि बाल छोटे करवा लिए, ना होंगे लंबे बाल, ना वो कंघे में उलझेंगे और ना टूटेंगे। ये नुस्खा किसी हद तक तो काम करता है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। अब हाल ये है कि माथा काफ़ी बड़ा हो चुका है और सामने से हल्की-सी गंज भी नज़र आने लगी है। कुछ साल कबल एक रिश्ते वाले आए तो हमारे बाल देखने की बकायदा फरमाइश करने लगे। हम तब ठीक-ठाक पर्दा किया करते थे। सर से दुपट्टा उतारते हुए हमारे हाथ काँप रहे थे और आँखों के सामने जहन्नुम की आग भड़क रही थी। जाने किस दिल से सर से दुपट्टा उतारा और आंटी को अपने बाल दिखाए। आंटी को अपने बेटे के लिए हमारे बाल काफ़ी नामुनासिब लगे, इसलिए बस चाय पीकर निकल लीं। अ, कहीं जाना हो तो हमसे पहले लोग हमारी गंज देखते हैं और फिर मौजू गुफ्तगू वही बन जाती है। हमने अपनी एक चच्ची से भी इन बालों की वजह से मिलना छोड़ दिया। जब भी उनके घर जाना होता वो ज़रूर पूछती हैं, तुम्हारे बाल लंबे नहीं होते? हम शर्मिंदा-शर्मिंदा से हँस देते और आइंदा उनके घर जाने से तौबा कर लेते। कभी-कभार तो ऐसे मशवरे सुनने को मिलते हैं कि कानों की अगर ज़ुबान होती तो खुद हाथों से कहते, भाई हमें छू लो, हमारी बस हो गई है। हमारा बहुत दिल करता है कि इन मशवरा देने वालों को साफ-साफ सुना दें, पर क्या करें? हम लिखने में जितने शेर हैं, बोलने में उतने निकम्मे। हमारी आंटी अगर ये ब्लॉग पढ़ रही हों, तो अगली चंद जुमलों में हम उनसे और सिर्फ़ उनसे मुख़ातिब हैं। आंटी, हमारी गंज जितनी आपको नज़र आ रही है, उससे कहीं ज़्यादा हमें नज़र आती है। हम इंटरनेट पर सफ़ों के सफ़े पढ़ चुके हैं, जाने किस-किस डॉक्टर के दरबार में हाज़िरी दे चुके हैं। कुछ मेडिकेटेड शैम्पू भी इस्तेमाल में रहे हैं और दवाइयों के डिब्बे भी खाली कर चुके हैं, लेकिन बाल अब यही हैं। अब या तो हम इन्हें लेकर बैठ जाएँ या कोई और काम कर लें। हम दूसरी तरह ज़्यादा खुश हैं, पढ़ाई करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, इतवार को दोस्तों से मिलते हैं और कभी वक़्त मिले तो बालों की भी देखभाल कर लेते हैं। हम इस हाल में बहुत खुश हैं, आप भी खुश हो जाएँ।
गंजपन मर्द और औरत दोनों का मसला है। मर्दों का गंजपन तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ऐसी औरत जिसे दुनिया में 30 साल होने वाले हों, उसके बाल मुश्किल कंधों को छूते हैं और ऊपर से हल्के भी हों, उसका गुज़ारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मानते हैं कि इंसान को अपनी ज़ाहिरी हालत पर तवज्जो देनी चाहिए। जिसने सीरत देखनी है, वो पहले सूरत का ही दीदार करता है और काफ़ी देर तक करता है। हम अब सजल अली थोड़ी है कि एचडी क्रीम लगाएँ तो चेहरे पर नूर की बारिश ही होने लगे। हमारा चेहरा तो भाई ऐसा ही रहता है, ज़रा-सी लिपस्टिक लगा लें तो खिल जाता है, गाल पर ब्लश ऑन रगड़ लें तो वो भी चहकने लगते हैं। मूड और वक़्त हो तो कानों में कोई बाली भी चढ़ा लेते हैं। नोज़ पिन हमें पसंद नहीं है कि नकीर लगती है। रह गए बाल तो वो हमने कॉफ़ी रंग के रंगे हुए हैं, जब तक है उन्हें सजाएँगे, सँवारेंगे, जब नहीं रहेंगे तो उनकी तस्वीर देखकर उन्हें याद किया करेंगे। इतने साल साथ निभाने पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे और वापिस अपनी किताब और कॉफ़ी की तरफ मुड़ जाएँगे। यही ज़िंदगी और ये ऐसे ही गुज़ारनी चाहिए। सो बहुत अच्छी तहरीर थी। 2 बातें मेरे ज़हन में आई जब मैं आपकी इस तहरीर को सुन रहा था। एक तो ये कि हमारे माशरे में जो हम देखते हैं कि यार बंदा या बंदी अगर बहुत दुबले-पतले हो तो सब लोग कहते हैं यार तुम बहुत पतले हो गए हो। फिर जब वो बंदा कुछ वर्कआउट करके या खा पी के थोड़ा वज़न गेन कर लेता है तो फिर कहते हैं या यार तुम मोटे हो गए हो। तो हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। और दूसरा आपकी तहरीर में भी कुछ आपने तज़किरा किया था ये जो कसाई जिन्हें हम प्लास्टिक सर्जन्स कहते हैं, जिनके पास हम में से बहुत सारे लोग जाते हैं और कहते हैं जी मुझे फलानी एक्ट्रेस के जैसे फिगर में कन्वर्ट कर दें या कोई आपके पास मैजिक वॉन्ड होगी ऐसे कि जिससे वो कर दें। क्या आप समझती हैं कि क्यों लोगों में ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है? आया कि वो घर से शुरू होती है ये बातें कि उनको उनके ज़हन में एक चीज़ बिठा दी जाती है या ओवरऑल काम पे या स्कूल कॉलेज में या दोस्तों के साथ अ, कहाँ से ये चीज़ें पैदा होती हैं? मेरा ख़्याल है घर से ही शुरू होता है। हमारा जो पूरा एक सोशल सेटअप बन चुका है, वो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं देखती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, तब से उसका सर बनाना शुरू हो जाते हैं। पहला यही होता है, सर बने, इसकी शेप ऐसी नहीं है, बोलो। ये इस तरह होनी चाहिए। इसका दाग को जो दबा-दबा के, हाँ, दाग को नाक सबसे को ज़्यादा सबसे दबाएँगे ज़्यादा सही स हाँ, मेरी अम्मी को बड़ा है कि मेरी नाक फीनी है, वो सही से नहीं बनी। तो नाक को करेंगे, फिर उसके बाद ये हिस्सा भी दबाते हैं कि भाई ये ज़्यादा ऊपर ना हो। और अगर लड़कियाँ हैं, उनके चेहरे पे बाल हैं, जिस्म पे बाल हैं, तो उन्हें लगता है कि शुरू में ही वो हल्की-सी आटे की लई की मदद से उसे स्क्रब कर लें, तो वो बाद में नहीं उगेंगे। तो मतलब वहाँ से तो शुरू होता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उन्हें बताते भी हो। अम, चाहे आप टॉन्ट नहीं कर रहे, फ़िक्र में ही कह रहे हो, लेकिन बच्चे के ज़हन में रहता है हुँ, कि भाई ये मेरा माथा बड़ा है या मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा जिस्म ऐसा है, मेरी हाइट हाइट को लेके बड़ा हमारे पाकिस्तानी कंसर्न क्या होते हैं। तो वहाँ से वो बात चलती है, फिर आपके जो पीयर हैं, वो भी अपने घरों से यही सुन के आए होते हैं, तो वो भी हुँ, आपको इसी तरह जैसे उमैर ने कहा था कि वो कि कहीं न कहीं आपको टोंट कर देते हैं। आई रिमेंबर मेरी एक कज़िन थी, वो उसका थोड़ा सांवला रंग था और उसे सारे काफ़ी उसे उसके रंग पे सुनाते थे कि तुम तो चेरी ब्लॉसम लगाया करो। तुमने क्या फेयर एंड लवली लगानी है। फेयर एंड लवली अगेन आपकी उसी में आ जाती है। हुँ, हुँ, सो आई थिंक घर से शुरू होता है। हमें वहीं पे बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। उससे पहले खुद को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ट्रू। अच्छा, जी। अच्छा। इसमें फेयर एंड लवली की आपने बात की। अब जो हम शिफ्ट देख रहे हैं एक, कि इवन फेयर एंड लवली ने भी प्रॉबेबली जो इतना पुश आया है ऑन अ सोशल लेवल, इतनी जो मुख्तलिफ तहरीकें चली हैं पूरी दुनिया में, हर किस्म की रेशल हो गई या जेंडर बेस्ड हो गई, दे ऑल्सो चेंज्ड फ्रॉम फेयर एंड लवली टू आई थिंक ग्लो एंड लवली। तो ग्लो एंड उस पे कितना कितना कितनी कंट्रीब्यूशन है लोगों की पुश की, कंज्यूमर के पुश की कि भई नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, और उसके अंदर भी कितनी कंट्रीब्यूशन है जो हमारे मिलेनियल्स हैं और जो यूथ है, जो इन सारी चीज़ों को पुश करते हैं यूजिंग सोशल मीडिया? आई थिंक उनका पुश है जो आपको नज़र आता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। लेकिन अगेन सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ़ अवाम में दोबारा से जो है एक्सेप्टेंस के लिए ये कर रहे हैं या वो वाक़ई ये समझते हैं
कि हमारे इस प्रोडक्ट से या हमारे इस नैरेटिव से लोगों का ज़हन बन रहा है, सोसाइटी पे असर हो रहा है। लाइक अपने ब्लॉग में मैंने जहाँ सजल अली का ज़िक्र किया, उन दिनों उनका एड चल रहा था और आई थिंक फेयर एंड लवली का ही था एंड दे वर टॉकिंग अबाउट ये जी एचडी ग्लो देता है। मतलब व्हाट इज़ एचडी ग्लो? और जब उन्हें उसी तरह गोरा दिखाया गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो सजल अली नहीं हूँ कि मैंने ज़रा-सा कुछ लगाया और एचडी ग्लो मिल गया। तो आपने वो सफ़ेद रंग निकाल दिया कि मैं 2 मिनट में हो जाओ गोरी-गोरी। बचपन में हम वो देखते थे, आई डोंट नो किसका ऐड था बस मेरे ज़हन 15 में नहीं है। मिनट में हो गई मैं। हाँ, शुक्रिया गोरी-गोरी। ओलिविया, शुक्रिया ओलिविया। शुक्रिया ओलिविया। तो वहाँ से आप चलते हैं और फिर आप फेयर एंड लवली पे आते हैं और वो भी आपको यही कहता है आप गोरे हो जाएँगे, फिर आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात हल हो जाएँगी। आप अगर बास्केटबॉल नहीं खेल पा रहे, आप बस फेयर एंड लवली लगाएँ और बस फिर आप ऐसे गोरे दिखेंगे। लाइक ऐसे ही होता है, अब इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के मैसेजेस शुरू कर लिए अपने एड्स में। मतलब वो बिल्कुल सेंस नहीं बनती कि एक बच्ची स्कूल जाने से हिचकिचा रही है फॉर सम अदर रीज़न और हुँ, वो बस उसे जो है फेयर एंड लवली लगा देते हैं या उसे कोई और प्रोडक्ट दे देते हैं और उसकी लाइफ टोटली तब्दील हो जाती है। सो उन्होंने वो गोरापन तो हटा दिया लेकिन एचडी ग्लो आ गया कि भाई ये कि आपकी जिल्द को निखारना स्किन केयर तो है ही ना, तो ये आपकी बस ग्लो दे रहा है एंड देन यू वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सेप्टेबल। मुझे याद है अच्छा, मैं सॉरी मैं हैदराबाद गई थी कुछ स्टोरी करने मैं एक इदारे के साथ काम कर रही थी, तो हमने एक घर में जाना था और वहाँ मैं गई तो सहन में बच्ची बैठी हुई थी, वो कोई हैदराबाद के करीब गाँव है, तो उसके चेहरे पे ना बड़े प्यारे वो थे निशान, यहाँ पे जो होते हैं आजकल ब्यूटी फ़िल्टर्स में होते हैं, मैं बड़ा वो फ़िल्टर इस्तेमाल करती हूँ। तो वो केले का छिलका पकड़ के ना उन्हें रगड़ रही थी। तो मैंने कहा ये तुम क्यों कर रही हो? और वो बड़ी प्यारी बच्ची थी। कहती कि ये ना निशान है, मैं इन्हें ख़त्म करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हें पता है ये आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड है। मतलब ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखती हूँ वो बाकायदा बनाते हैं। मैंने कहा ये तुम्हें पता है ब्यूटी स्टैंडर्ड है और तुम इसे मिटा रही हो, यू लुक सो गुड। अच्छा, मैं चूँकि सारी ज़िंदगी हमेशा बल्की रही हूँ और जितना ज़्यादा मैंने फैट शेविंग मतलब बर्दाश्त की है, आप लोगों की सोच होगी। और मतलब खाना खाते हुए भी आप डिफेंसिव से हो रहे होते हैं, बाज़ वक़्त खाना से अंदाज़ में बड़े वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे होते हैं कि नहीं-नहीं देखो मुझे भूख लग रही थी मैं इसलिए खाना खा रही हूँ। भई सब लोग खाना इसीलिए खाते हैं कि उनको भूख लगती है, लेकिन आप किसी दावत पे गए हुए हैं, आप किसी मौके पर इकट्ठे हैं, चाहे कज़िन्स का ग्रुप है, चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप है, चाहे ऑफ़िस की कोई गैदरिंग है, कोई ना कोई आपको ज़रूर कहेगा, "कम खाओ, तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें हुँ, खाने का क्या क्या पड़ी हुई है?" और फैट तो शेविंग कौन-सी और फैट चक्की से टॉक। आटा खाती हो? कौन-सी चक्की का आटा खाती हो? हाँ, कौन-सी चक्की या का आटा खाती हो? और ये कि चावल खा रही हो, उफ़ अल्लाह! तुम्हें किसने कहा है तुम चावल खाओ? पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया है। मीठे की तरफ तो तुम देखो भी नहीं। भई क्यों ना देखूँ मैं इंसान हूँ। ट्रू। और फैट शेमिंग जो है वो हमारे जो टीवी स्क्रीन ने उसको जितना प्रमोट किया है ना, उतना शायद किसी और ने नहीं किया। आपके मॉर्निंग शोज़ हो, आपके टीवी ड्रामास हो, आपकी फ़िल्म हो और सिर्फ़ ना ये कि पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, मैं वेस्टर्न कल्चर की भी बात करूँगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई फ़िल्म होगी जिसके अंदर कोई कॉमिक कैरेक्टर है, हुँ, कोई मज़ाहिया किरदार है, वो मोटा होगा, वो हुँ, गिर रहा है, सब उस पे हँस रहे हैं। हुँ, और वो उठ रहा है, उसपे सब हँस रहे हैं। लाफ्टर के लिए मतलब थिएटर में आप एक मूवी देखने के लिए गए हैं और वहाँ पर एक खातून शायद तमन्ना बेगम नाम था, पाकिस्तानी फ़िल्मों में एक खातून थी जो काफ़ी बल्की थी। और वो एक सीन था, मैंने बहुत बचपन में वो एक थिएटर में मूवी देखी कि वो स्लिप हुई और वो गिर गई। वो गिरता हुआ दिखाया और ये लाफ्टर उसके ऊपर आया। क्यों भई आपके अंदर एम्पैथी क्यों नहीं जागी कि उसको चोट लगी है? हुँ, मोटा आदमी क्या गिर नहीं सकता? अच्छा, सड़क पर कोई एक खातून एक दफ़ा गिर गई, तो एक साहब वहाँ से गुज़र रहे थे, तो सड़क को चेक करना, सड़क को लग तो नहीं गई, बुलडोज़र उसके ऊपर गिर गया। मतलब आपकी हद है, किसी जगह पर आप क्यों नहीं सोचते कि आप किसी इंसान से मुख़ातिब हैं जो सोचता है, समझता है और उसके दिल पे लग भी सकती है। ट्रू। बिल्कुल। बुशरा आपकी बात को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, एक एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, इनफैक्ट एक सर्च पढ़ रहा था कि बॉडी शेमिंग के हवाले से जो कॉमन चीज़ें सामने आती हैं, उसमें एक तो ऑब्वियसली फैट शेमिंग है, फिर आपके पास स्किनी शेमिंग आती है, देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रिटी शेमिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग कि यार ये भी कोई चीज़ होती है, लेकिन इट इज़।
और साथ ही साथ आपके पास आती है बॉडी हेयर शेमिंग और फूड शेमिंग। और बॉडी शेमिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली होता ये है कि इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ अवॉइडेंस, और फिर आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन की वजह से आपको यूँ लगता है कि जी मेरी तो सेल्फ वर्थ ही कोई नहीं है, एंड देन इट लीड्स टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बाद जो चीज़ें आती हैं कभी-कभार हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, इट कैन लीड टू सम वेरी सीरियस थिंग्स एज़ वेल। तो एज़ एन इंडिविजुअल आप क्या समझती हैं कि पर अगर कोई बंदा है जो लेट्स से बहुत मोटा है, अब हम बात करते हैं, मैं एक और कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, जिस तरह मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी की मूवमेंट चली पाकिस्तान में, ठीक है ना? आई माइट बी टॉकिंग अबाउट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं अपने आप को क्यों ऐसा कॉन्फिडेंटली रिप्रेज़ेंट नहीं करता कि यार यू नो जो है वो है, जैसा मैं हूँ, मैं ठीक हूँ। दूसरे बंदे का जो पर्सपेक्टिव है वो उसका पर्सपेक्टिव है, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ें तो आपको ख़्याल है कुछ चेंजेस आ सकती हैं, या इट्स टू मच टॉक्सिक आउट देयर कि कहीं न कहीं से कोई ना कोई चीज़ फ़िल्टर होके आपको असरअंदाज़ ज़रूर करेगी? बिल्कुल, आई मीन होना चाहिए। अम, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो काफ़ी समझ आता है। मुझे ऐसे लगता है कि अ, हमारी सोसाइटी में अगर आप जो हो अपनी ज़िंदगी पे बहुत मेहनत कर रहे हो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, अ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने रिलेशन बेहतर करने के लिए या अपना बेहतर करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हो, या हो सकता है कि हर एक को एक हेल्दी लाइफ जीनी है, हर एक को पता है कि हाँ यार इससे मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी जो भी ख्वाहिशात है उसके मुताबिक वो खुद पे काम कर रहा होता है। आप किसी से मिलें, आपको कुछ नहीं पता कि भाई वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है, व्हाट दे हैव हुँ, बीन वर्किंग ऑन, और आप बस कह दें अच्छा तुम तो पहले से ज़रा हेल्दी लग रही हो, अच्छा तुम्हारे तो बाल यहाँ से ये हो गए, अच्छा तुमने हुँ, ये कलर करा लिया, और मतलब यू डोंट नो कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या राइट। नहीं कर रहे हैं, और आप कह के चल दिए। अगले के ज़हन पे क्या असर पड़ा, वो अगर फिर उसे कॉन्फ्रंट किया जाए तो आगे से आता जी हम तो ऐसे ही कह रहे थे। तो भई ऐसे ही ना कहे ना। सो अच्छा, आप क्या बताएँ? ऐसे ही कहने पर बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज़ हो जाते हैं। हुँ, हुँ, कुछ अर्सा पहले लाहौर में हमारी एक दोस्त थी, हो सकता है कि तहरीर को याद भी हो, जर्नलिस्ट फ्रेंड थी हमारी, और बहुत खूबसूरत खातून थी। खूबसूरत इन द सेंस कि काबिल थी, बहुत पढ़ी-लिखी, समझदार, अपने शोबे में बड़ी माहिर, प्रोफ़ेशनल, सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी। पंजाब के उस इलाके से उनका ताल्लुक था जहाँ पर लोगों की यूजुअली मतलब जेनेटिकली हाइट्स अच्छी होती है और चौड़े-चकली ख़वातीन, जिसे हम कहते हैं ना पंजाब में जट्टियाँ होती हैं। तो वो जट्टी टाइप का एक उनका फ़िगर था। और उनको इतना ज़्यादा पिस्ड ऑफ किया इस सोसाइटी ने, जिसमें हुँ, उनके घर से भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इश्यू था, मैच मेकिंग के लिए, मोहब्बत हासिल करने के लिए कि जी आप बस आप अपने कोई आप दुबली हो जाएँ, आप किसी तरह से दुबली हो जाएँ। अल्टीमेटली शी एंडेड अप एट अ अंडर द नाइफ, और शी कुड नॉट सर्वाइव, शी डाइड। और ये एक एग्ज़ाम्पल नहीं है। आई नो समबडी इन इस्लामाबाद जो बाल लगवाने के लिए गए थे, और जो वो सर्जरी के साथ जो बाल अटैच किए जाते हैं, जी। उस दौरान में उनके कुछ ट्रॉमा हो गया, जिसके अंदर कुछ इंजेक्शंस शायद लगते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन उनका ब्रेन जो था वो स्वेल कर गया एंड द मैन डाइड टू। वाह! तो मतलब ये चीज़ें जो हमें लगता है कि हमने बस ऐसे ही कह दी है, वो हुँ, किसी हुँ, को खुदकुशी तक ले जा सकती है। वो किसी को अपनी ज़िंदगी, क्योंकि सेल्फ इमेज बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है ना, आपका अपना जो एक परसेप्शन है, आईने में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बंदा तो बदशक्ल है, ये तो उस राइट, मयार पर पूरा नहीं उतरता। तो वो फिर जो डिप्रेशन डेवलप होता है, वो कहीं भी गलत फैसले करने पर लीड कर सकता है। बिल्कुल। आई बिलीव कि इसमें जो भी इस तरह होता है, आई थिंक जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम अलाउ करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है एब्सेंस ऑफ अ पॉजिटिव रोल मॉडल। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कि जो आपको इस चीज़ को रीइंफोर्स करता है कि यू नो व्हाट, तुम जिस तरह दिखते हो, तुम जिस तरह उठते बैठते हो,
दैट डज नॉट डिफाइन यू. व्हाट डिफाइंस यू इज कि आप क्या करते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह लोगों के साथ काम करते हैं, अपने प्रोफेशन में किस तरह है. तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम can result in either inferiority complex, absence of a role model, या superiority complex, positive superiority complex, जो कि लोगों को बचा सकता है इस तरह की मेंटल हेल्थ डिजास्टर की तरफ जाने से. तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में सिंस के हम बहुत ज़्यादा, ये उस्मान क्या कह रहा है, बुशरा क्या कह रही है, तहरीम ने आज क्या किया है, हमारा फोकस इस चीज़ पे इतना ज़्यादा है कि इवन जहाँ पर हमारे रोल मॉडल्स हैं भी, इवन दे फॉरगेट के यू नो व्हाट, आई कैन इन्फ्लुएंस दिस वन पर्सन मेरी अपनी फैमिली में. सो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल दिखाऊं. तो आई बिलीव इस वजह से हम लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन बड़ी मांगते हैं. ये जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जो हमारी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जो नीड है ना बड़ी ज़बरदस्त, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है. सही. उमैर की बात से मुझे एक बात याद आई. मुसर्रत मिसबा पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, और उनके सैलून्स में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि आई थिंक विक्टिम्स हैं, बर्न विक्टिम्स हैं, और उनको एसिड बर्न विक्टिम्स है जी. जी, वहाँ पे उनको उन्होंने नौकरी दी हुई है और लोग उनके पास जाते हैं. ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड. सो आई कमेंड हर फॉर दैट. इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स आनी चाहिए. मॉर्निंग शोज़ की आपने बात की. मॉर्निंग शो वालों के तो खुद हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात आ रही है, तो आई थॉट कि आई विल ब्रिंग दैट अप. वेरी क्विकली आई वांना शेयर अ कमेंट बाय हिना शबीर, जो कह रही हैं कि वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस बट वेरी हार्ड टू मेक पीपल रियलाइज they have to change or know their limits, where to stop. यही तो मसला है जी. साड़ी तो लिमिट ही कोई नहीं ना. अनलिमिटेड वाला सीन है ते अनलिमिटेड एडिशन. बस वही है. और साड़ी गड्डी तो स्टॉप ही नहीं होती. तो गाड़ी को स्टॉप किस तरह किया जाता है रीम? गाड़ी को स्टॉप किस तरह किया जाए? आई थिंक मुझे लगता है कि खुद को ज़्यादा हमें सेंसिटाइज़ होने की ज़रूरत है, और वो ऐसे ही होगी कि अगर इस किस्म की डिस्कशंस लोग सुन रहे हों, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे साथ ऐसा होता है, बल्कि इसलिए भी कि अच्छा ये क्या बात हो रही है, फिर वो रियलाइज़ करना कि कहीं मैं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हूँ. तो जब तक वो सेंसिटाइज़ेशन नहीं होगी, तब तक ये स्टॉप नहीं होगी. उसके अलावा आई थिंक कि हमने चूँकि रहना तो यहीं है, तो जस्ट मेक क्लियर बाउंड्रीज़, और लोगों को बताइए कि भाई आप थोड़ा-सा रुकिए. लाइक मैंने ये ब्लॉग इसीलिए लिखा था कि बाल तो जा ही रहे हैं. तो कोई हाइलाइट तो करेगा, तो मैं उसे फिर कहूँगी मैंने ब्लॉग लिखा था, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ. राइट. आप ये हम टाइम जो ज़ाया करें, तो जस्ट रीड माय आंसर देयर. अच्छा, आई जस्ट क्विकली वांट टू ऐड कि अभी जो हम बात कर रहे थे मुसर्रत मिसबा के एक इनिशिएटिव की या मॉर्निंग शो वालों की, जी. तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी मुझे नज़र आता है कि जो कैपिटलिज़्म है वो हर चीज़ से खेलता तो है ना. तो एम्पावरमेंट के नाम पे, आपको एक सॉल्यूशन देने के नाम पे, आई थिंक कि जो प्लस साइज़ेज़ हैं या जो डिफरेंट साइज़ेज़ हैं जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होते, वो कहते हैं जी बड़ी प्राउडली कि भाई हम आपकी नीड पूरी कर रहे हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस, पहली बार, और हमने तो मार्का मार दिया. और उसकी कीमत ऐसी होती है कि आपकी जेब पे भी डाका पड़ रहा होता है. यू पे एक्स्ट्रा फॉर या बीइंग डिफरेंट देन द सोसाइटी इमेज. जो भी उन्होंने सेटअप बनाया है, आप अगर उससे डिफरेंट हैं तो यू हैव टू पे. और वो आप अपनी एम्पावरमेंट के नाम पे ही करेंगे. आई फील वेरी गुड इन वेयरिंग दिस. दुनिया में पहली बार लॉन्च किया गया हमारे लिए. ट्रू, दैट्स ट्रू. अच्छा, एक चीज़ जो मैंने घरों में चूँकि देखी है, तो मैं उस पे ज़रूर बात करना चाहती हूँ. जब घरों में ख़ास तौर पर हम किसी बाप को या किसी माँ को या घर के किसी एक फ़र्द को जो कि बड़ा है, उसको बच्चों के सामने निशाना बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक साहब हैं जो अब लेट 40s में है, और ज़ाहिर है उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि 9 टू 5 की उनकी जॉब है, बैठने का सारा दिन का काम है, तो थोड़ा पेट बढ़ गया है और बाल भी झड़ गए हैं. ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल मिडल एज मैन का एक ओवरऑल लुक है. अब वो घर आते हैं और उनकी बेगम शुरू हो जाती है कि ये तोत देखी है आपने अपनी. अब बच्चे जो हैं वो तो यही सीख रहे हैं कि तोत जो है वो कोई बहुत ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से बाप ह्यूमिलेट हो रहा है.
या बाप माँ को कह देता है कि ये कपड़े तुम क्यों पहन रही हो, अपना वजन तो चेक करो, भैंस इतनी तो बड़ी हो गई हो। या ये कि उफ अल्लाह, इन बालों को तुमने क्या जो है वो बंदर की पूंछ वाला रंग करवा दिया है। ये मैं रियल टाइप की एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से मैं बना के बता रही हूँ। बच्चे ये सब चीजें देखते हैं तो वो इसको सीखते हैं। अब होता ये है कि बहुत सारे टीनेजर्स बच्चों के साथ जब मैंने बातचीत की इस बारे में, अच्छा मैं चूंकि काम करती हूँ, आपको पता है बच्चों के साथ, तो मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछती रहती हूँ जहाँ लोग मुझे मिलते हैं। तो अक्सर बच्चियां खास तौर पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है खाने पीने के मामले में। नहीं, हमने चावल नहीं खाना, हमने आटा नहीं खाना, हमने बर्गर नहीं खाना, हम तो सैलेड खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? भाई हम मोटा नहीं होना चाहते। ये 11 साल की एक बच्ची ने जिस दिन मुझे ये बात कही ना, उस दिन मेरे लिए वो एक शॉक था। या 3 साल की एक बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे हाथ गोरे करने वाली, हाथ सफेद करने वाली, मुझे बताएं आप क्या लगाएगी हाथों के ऊपर, मेरे हाथ सफेद कर दें। तो वो तकलीफ-देह हो जाती है ये चीज़ें, कि आप क्या बच्चों को अपने दिखा रहे हैं, उनके सामने आप किस तरह के रोल मॉडल्स जो है वो ला रहे हैं। और घरों में ये जो बॉडी शेमिंग की टॉक है, ये बड़ी कॉमन है। और रिक्शे के अंदर बैठते हुए एक दफ़ा एक साहब ने कहा मुझे कि बाजी आप इस साइड पर बैठ जाएँ, रिक्शा तो एक साइड पर जा रहा है। हालाँकि वो खुद जैसे भी थे, जो भी थे, अब रिक्शे वाले को तो किसी ने नहीं इतना ज़्यादा वो किया ना कि उसको उसको कैसे मैं उसकी लिमिट में रखूँ, कि मैंने ज़िंदगी में 10 मिनट के लिए पहली और आखिरी दफ़ा उसके रिक्शे में बैठ गया। और वो भी बात करने से बाज़ नहीं आया। ये ट्रू। दुकानदार आपको इस तरह की बाज़-औक़ात बात कह जाते हैं, इसलिए कि हमने इन बातों को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। हमें लगता है कि ये बातें जो है, ये तो बस मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है और होनी चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। ट्रू। अच्छा, फिर एक और जो शिकायत मुझे मैं माफ़ी चाहती हूँ, शायद मैं बहुत ही ज़्यादा इस पे दिल जली हूँ, तो बहुत बोल रही हूँ। लेकिन कल हम बात कर रहे थे, हमारी दोस्त है लाइबा ज़ैनब, उनके साथ, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आपने कभी टीवी स्क्रीन पे देखा है कि चलो ड्रामा या फ़िल्म को तो आप छोड़ दें, कि कोई न्यूज़ एंकर एक सेट स्टैंडर्ड से आगे-पीछे आपको नज़र आई हो? हुँ। ऐसा लगता है कि सारे एक ही मशीन से निकले हुए, बिल्कुल एक ही तरह के मेकअप, एक ही तरह की लुक, एक ही तरह का साइज़। हुँ। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जब गेस्ट लिस्ट बन रही होती है, तो भी वहाँ मौजूद लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा भई इस खातून को मत बुलाना, इसकी ये अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पर। उसकी काबिलियत कैसी भी हो, ये दिखने में अच्छी नहीं है। तो अब जब मुआशरा इस हद तक चूज़ी हो कि आप जो आपके कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं, वो चूज़ करते हुए उनका ब्यूटी स्टैंडर्ड देख रहे हो, हुँ, हुँ। तो फिर तो बाकियों के तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा बुशरा, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी कि कुछ साल पहले लाहौर का एक निजी चैनल है, उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को न्यूज़ एंकर रखा था और उन्होंने बड़ा प्रमोट किया था कि हमने तो पहले ट्रांसजेंडर को नौकरी दी है और हम तो बड़े ये, हम बड़े वो। लेकिन अगर आप स्टिल देखें तो वो जो थी वो जो ट्रांस वुमन थी, आई थिंक वो जो हमारा औरतों के लिए स्टैंडर्ड है खूबसूरती का, वो उस पे पूरी उतरती थी। हुँ, हुँ। मतलब जी वही हाँ। बात है, जो हमें ट्रांसजेंडर नज़र आते हैं आम सड़कों पे, उन्हें तो आप कभी नौकरी नहीं देंगे कि भई दे आर रियली डिफरेंट। और वो खातून जो थी, जब तक आप अगर आप बताएँ ना कि ये ट्रांस वुमन है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो डिफरेंट है। और हुँ। ख़ैर बाद में उस चैनल ने उन्हें निकाल ही दिया। जब उनका वो पूरा हो गया तो जस्ट ठीक है, जाइए। राइट। तो मेरा सवाल वैसे एक है कि जी। ये सेट स्टैंडर्ड्स क्या ये स्क्रीन और अखबारात और पब्लिकेशन से पहले भी इसी तरह के थे? थे, पता नहीं लगता था क्योंकि दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। आपका हर चीज़ ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे नहीं थी। तो आई गेस होता था। और चूँकि पहले इतना ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, तो शायद हमें लगता था कि यार दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ़, गेट ऑन विद इट। तो अब सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है। हो गई है क्योंकि अवेयरनेस है। क्योंकि आज अगर आई मीन कनाडा में कोई इंसिडेंट होता है, तो कुछ ही घंटों में वो चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाती है, न्यूजीलैंड तक पहुंच जाती है, चाइना तक पहुंच जाती है। तो आई आई बिलीव कि बिकॉज ऑफ इतनी जो कनेक्टिविटी है, उसकी वजह से अवेयरनेस लेवल कि यार अगर यूएस में इस तरह की अवेयरनेस है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हमें हमें भी वी आल्सो वांट इट। और जो ओनरशिप है, जो उस चीज़ उस बराबरी की चाह है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले, तो आई बिलीव उस चीज़ ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी है। और अच्छा, इसमें मैं हाँ जी, बोलें। मुझे ये लगता है कि ये जो है ना,
पिक्चर परफेक्ट वाली चीज़ अब ज़्यादा हो गई है। इससे पहले होता होगा, ऐसा नहीं था कि नहीं थी बॉडी शेविंग, लेकिन शायद लोग एक-दूसरे को एज़ इट इज़ कबूल भी कर लेते थे। क्योंकि उन्होंने कभी वो परफेक्ट जो मतलब जैसे मीडिया ने उन पे इम्पोज़ कर दिया ना कि ये परफेक्ट फिगर है, ये परफेक्ट शक्ल है, ये परफेक्ट बॉडी टाइप है, रंग है, वो वाली चीज़ उन्होंने पहले देखी नहीं थी। तो आम लोग तो नॉर्मल होते हैं ना, कोई मोटे, पतले, छोटे, बड़े हर तरह के होते हैं। तो वो शायद एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी। अच्छा, तहरीक चाइना में भी होता है या ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है? चाइना में तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में एक तो इनके बारे में एक वो मुगालता है कि ये सारे इनके पेट नहीं होते क्योंकि गर्म पानी पीते हैं। बट मैंने यहाँ भी देखा है कि दे आर, लेकिन इनका पूरी कौम का एक वो ज़हन इस तरह बना हुआ है कि शाम को आपने जी निकलना है बाहर, आपने वॉक करनी है और आपने जो है आपकी लाइफ़ ऐसी है। सो इट फील्स डिफरेंट हियर। हमारी तरह इनमें वो नहीं है मोटापा या इनके बॉडी इमेजेस वो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा कि मेरा एक क्लास फेलो था इंडियन कश्मीर से। अभी भी है, लेकिन वो पेंडेमिक में वापस चला गया और आ नहीं सका यहाँ पे। सो जब वो यहाँ था, मैं और वो कहीं गए हुए थे सबवे से और वापस आ रहे थे, किसी सबवे स्टेशन पे थे। अब वो लड़के ने दाढ़ी रखी हुई थी और उसके चेहरे पे माशाल्लाह काफ़ी फुल बियर्ड थी। तो हम दोनों खड़े ट्रेन के इंतज़ार में बात कर रहे थे, सो देयर वाज़ अ चाइनीज़ मैन। तो उसने स्पेशली वो आया और आके उसने उसे कहा, जो भी उसने चीनी में बोला, उसके बालों की तारीफ़ की कि तुम्हारे मतलब बड़े, फिर उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया कि मेरे तो मतलब बाल नहीं आते। तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। तो कहीं न कहीं आई थिंक इट एक्सिस्ट। बाकी कॉम्प्लेक्सेस है। मैं ऐड करना चाह रही थी जो उमैर ने कहा कि आई थिंक अभी जो है ना चीज़ें मेयरेबल हैं। हुँ, आपका प्रूफ रह जाता है, आपके जो टीवी ड्रामाज़ वगैरह या फिर सोशल मीडिया है, यू कैन सी देयर व्हाट पीपल आर डूइंग। तो आप फिर शायद उसका एहसास ज़्यादा होता है। आप कंदील बलोच को देख लें, जब उसका कत्ल होता है, लोग रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भई उसके पेज पे यही कुछ था कि भई तुम तो मर जाओ। उसने अगर वीडियो लगाई है नीचे, भई तुम मर जाओ, तुम तो फलानी हो, तुम तो ढिमकानी हो। तो यू कैन सी कि भाई वो अगले को क्या फ़ील होता होगा। और बुशरा की बात में मैं परसों देख रही थी शाहरुख खान की फ़िल्म कुछ कुछ होता है। मैंने कहा कि बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और मुझे खुद देखते हुए एहसास हुआ कि रानी मुखर्जी जो उसमें है काफ़ी वो ट्रेंडी दिखाई, उनकी कोई वाज़िया जॉ लाइन नहीं थी उसमें हुँ, और वो बड़ा एक्सेप्टेबल था। शी वाज़ शोन एज़ कि बड़ी फैशनेबल है यूनिवर्सिटी की लड़की। बट अगर आप जो बॉलीवुड का आज का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक देखो तो शी वाज़ नॉट वो ज़ीरो साइज़ शार्प जॉ लाइन जैसे आपको दीपिका की नज़र हुँ, आती है। इसी तरह काजोल को मैंने देखा कि उन्हें उनका जो पहला गाना आता है अपने मंगेतर के साथ, तो उन्हें बहुत टाइट लहंगा पहनाया और उनका जो पेट है वो वाज़िया निकला हुआ है। काजोल वाज़ आल्सो नॉट ज़ीरो साइज़ और ये टॉप एक्ट्रेस थी उस टाइम की। तो हुँ, मुझे देखते हुए एहसास हो रहा था कि इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड कितने अलग थे और शायद आज आपको वो लगे कि वो बड़ा पॉज़िटिव है। उनके बाल बिल्कुल ही वो रिबाउंड नहीं हुए होते थे, नेचुरल होते थे। रेशम का मुझे याद है कि रेशम को जब हम देखते थे ड्रामों में, टीवी फ़िल्मों में, तो मैंने यही सुना था अपने इर्द-गिर्द कि भई इसके तो फूसड़े बाल हैं, कि उनके बाल इस तरह होते थे और लोगों ने मतलब नाम रखा हुआ था कि बाल ये हैं, हमारी तारीफ पे पूरे नहीं उतरे सो दे आर लाइक दिस। राइट। सॉरी मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं, absolutely. All valid points. Before we go towards a wrap up, I just want to acknowledge हमारे जो दोस्त हमारे साथ रहे हैं, इस्लाम गुल, नूर हसन, very good friend of ours and amazing actor of Pakistani entertainment scene. Thank you for tuning in, my man. जावेद यूसुफजई हमारे साथ हैं from पेशावर. बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी जवाद यूसुफ से। जी, जवाद यूसुफज़ई सॉरी। सदरुद्दीन हुंज़ई हमारे साथ हैं, हुंज़ा वैली गिलगित से, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत जगह है हुंज़ा और हिना शबीर भी वही कह रही हैं शॉर्ट हाइट के हवाले से कि माय रिप्लाई टू माय शॉर्ट हाइट इज़ आई एम डाउन टू अर्थ। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि तुम बैठे हुए हो या तुम खड़े हुए हो, जिनकी छोटी हाइट होती है। और अल्लाह करे कि हम लोगों को अक्ल आए और हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकलें और सबको एक्सेप्ट करें। बिफोर वी गो टुवर्ड्स रैप अप, एक सिंगर हैं एलिशा कार, उनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जिसकी कुछ लाइन्स मैं
पढ़ना चाहूँगा आज की एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत वैलिड है। ऑब्वियसली इंग्लिश में है, बट आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगी। वो कहती हैं कि there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. We're stars and we're beautiful. Yeah. इसी के साथ मैं तो रैप अप करूंगा। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो ये गोली मारिए दूसरे को। जी बुशरा। असल वाली गोली नहीं। मैं तो बस ये कहूँगी कि जिस्म जो है ना वो गिफ्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपकी रूह रहती है, और जिस्म है तो आपका काज आप कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये आपका टेम्पल है, आपका पैलेस है। हेल्थ के लिए ज़रूर कॉन्शियस रहें, लेकिन दुनिया के लिए उनके सेट स्टैंडर्ड्स को, जैसे उस्मान ने कहा गोली मारे, तो गोली अगर ना भी मारे तो हु केयर्स। आप हैं और आपको अल्लाह मियां ने बहुत मोहब्बत से बनाया और परफेक्ट बनाया, माशाल्लाह। खुश रहिए। बिल्कुल। और मैं एक जाते हुए भी एक छोटा-सा किस्सा मैं बताऊँगा। आई थिंक इस टूर से पहले पाकिस्तान का जो मेरा टूर लगा था, तो बाज़ार गए, लाल कुर्ती में आ गए और वहाँ ग़ालिबन किसी साहब को ज़रा कुछ मज़ाक का शौक चढ़ा हुआ था। तो मेरे थोड़ा-सा एक साइड पे बाल हल्के हैं, तो भाई साहब ने बोल दिया, "ऐ की होया? तुहाडे बाल कित्थे गए?" मैंने कभी आधे लगवाए हैं, बाकी अगले मामले में करूँगा। तो आई आई डोंट नो कि मैंने ये बात क्यों बोली उसी फ्लो में। तो उस भाई साहब की शक्ल मैं देख रहा था, और हालाँकि मैं इस तरह की जो है ना स्पॉन्टेनियस जवाब नहीं देता। बट आई डोंट नो मेरे ज़हन में क्या आया। तो कहने का मकसद ये है कि ओन योर स्ट्रेंथ्स एंड आल्सो ओन द इनहेरेंट जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई आपकी नेचुरल प्रोग्रेशन है। क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह बनाया है। ही इज़ द परफेक्ट ही हैज़ द परफेक्ट मास्टर प्लान, और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें, और उससे ज़्यादा उस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 6 फीट नीचे होंगे और जब हमारी नमाज पढ़ी जा चुकी होगी, तो उसके बाद ज़्यादातर लोग यही बात करेंगे कि भाई उमैर इस तरह हमसे बात करता था, उमैर इस तरह उस्मान के साथ बातचीत करता था, या ये काम करता था, अपने काम में इस तरह था। ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार उमैर के आधे बाल झड़ चुके थे, उसका पेट निकला हुआ था, वर्कआउट वो करता नहीं था। So be confident in who you are, or be confident in how Allah तबारक व तआला has made you, and just be happy. Mental health से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। तहरीर कुछ कहना चाहेगी जाने से पहले? मैं भी यही कहूँगी कि जस्ट ऑन योरसेल्फ। आप जिस माशरे में रह रहे हैं, क्योंकि हम अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ आप पे बात होगी, नो मैटर आप किस हाल में हैं, किस हुलिये में हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप इस साइड पे हो, उस साइड पे हो, लोग हमेशा उस पे एतराज़ उठाएँगे। सो बस अपना आप देखिए, अपने आप को बेहतर कर लीजिए कि अगर आपको नहीं पसंद है कि आपके साथ ये हो, आपको ये बातें कही जाएँ, तो दूसरे को आप भी ना कहिए। सो जस्ट बी द फर्स्ट पर्सन, और बस आपका जिस्म, आपका ज़हन, आपकी सोच वो सेहतमंद होनी चाहिए। बाकी अगर कोई आंटी, अंकल इस तरह बात कर रहे हैं तो जस्ट उन्हें कहें रिलैक्स। थैंक यू वेरी सही। मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन इन करने का। इट वाज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड गुड डिस्कशन आई वुड से। आई होप कि हुँ, हमारे वो दोस्त जो कि अभी देख रहे हैं और बाद में हमारी एपिसोड को देखेंगे और शायद विक्टिम हों बॉडी शेमिंग के, तो आप लोगों को कुछ होप मिली होगी, कुछ लेसन्स मिले होंगे, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोगों को लेकर चल सकें। Thanks to Bushra Iqbal Hussain, thanks to Umair Khan, and once again special thanks to Tahreem Azim for joining us. दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड हमारा शो में बॉडी शेमिंग के हवाले से। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वाले हाफ़िज़।